गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 के सेल चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और हमारा 12 का वीडियो कल अपलोड होगा। ठीक है, तो क्लास 11 के पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेल को समझा था कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म। आज हम लोग समझेंगे कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। लेकिन इसे समझने से पहले हम एक डायग्राम को देखते हैं, और इस डायग्राम से भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। सेल को हम मुख्य 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन? तो एक होता है सेल के सबसे बाहर का कवर, जिसे हम बोलेंगे कवर ऑफ सेल। सेल के बाहर कवर होता है ना, वो अगर प्लांट सेल है तो सबसे बाहर में सेल वाल होगा, और अगर एनिमल सेल है तो उसमें सबसे बाहर में सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, तो हो गया कवर ऑफ सेल। और उसके अंदर में होता है साइटोप्लाज्म, और सबसे बीच में प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो सेल को हम 3 भाग में बांटते हैं। एक हो गया सबसे बाहर का कवर, और उसके बाद हो गया साइटोप्लाज्म, और सबसे बीच में रहता है न्यूक्लियस। अब ये जो कवर ऑफ सेल यानी कि सेल के बाहर का जो कवर है, ये 2 तरह का हो सकता है। कौन कौन? तो एक होता है सेल वॉल, और दूसरा होता है सेल मेम्ब्रेन। एक होता है सेल वॉल और दूसरा होता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल किस सेल में प्रेजेंट रहता है, प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल? तो प्लांट सेल में सेल वॉल किस में प्रेजेंट रहेगा? प्लांट सेल में। यहाँ लिख देते हैं प्रेजेंट इन प्लांट सेल, यानी सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, फिर ये सेल मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट रहता है? तो सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ लिखते हैं प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो ये सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट रहता है। ठीक, अब है साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म है, इसके भी 2 भाग होते हैं। साइटोप्लाज्म के भी 2 भाग होते हैं। साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड कंपोनेंट है, साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है, उसे हम कहते हैं साइटोसोल। जो लिक्विड कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं साइटोसोल, या फिर इसी को हम कहते हैं हाइलोप्लाज्म। साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म। और उसमें जो खास स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, ये जो खास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स। हम बोले कि साइटोप्लाज्म का भी 2 भाग होता है। साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड कंपोनेंट है, जो प्योर लिक्विड है, उसे हम बोलते हैं साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म। और उसमें जो खास स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी कहलाता है सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, अब ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ये सेल ऑर्गेनेल्स भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो कुछ सेल ऑर्गेनेल्स वैसे होते हैं जिसमें कि मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जिसमें कि मेम्ब्रेन पाया जाता है। यानी कि कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होंगे जिसमें कि झिल्ली नहीं होगी, और किसी में झिल्ली प्रेजेंट होगी। तो एक होता है मेम्ब्रेनलेस। मेम्ब्रेनलेस का मतलब झिल्ली रहित, उसमें झिल्ली नहीं है। और एक होता है मेम्ब्रेनस, झिल्ली युक्त।
तो कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें कि मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है? तो दो सेल ऑर्गेनेल कौन कौन याद रखना है। एक तो है राइबोसोम। राइबोसोम वह सेल ऑर्गेनेल है जिसमें कि कोई भी झिल्ली नहीं पाया जाता है, ठीक। और दूसरा है सेंट्रोसोम। या फिर हम बोलेंगे सेंट्रियोल। तो एक सेंट्रोसोम जो होता है ना, वो दो सेंट्रियोल से मिलकर के बना होता है और दोनों सेंट्रियोल में किसी में झिल्ली नहीं पाया जाता है। तो दो सेंट्रियोल से मिलकर के बनता है सेंट्रोसोम। तो हम बोलेंगे कि राइबोसोम और सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल, ये दो वह सेल ऑर्गेनेल है जिसमें कि कोई भी मेम्ब्रेन, कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है, ठीक। और बाकी जो मैक्सिमम जो सेल ऑर्गेन्स होते हैं उसमें झिल्ली प्रेजेंट रहता है। तो फिर बाकी हो गया मेम्ब्रेनस यानी कि झिल्ली युक्त। अब ये जो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो कुछ सेल ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जिसमें कि केवल एक झिल्ली प्रेजेंट रहता है, सिंगल मेम्ब्रेन। और कुछ सेल ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जिसमें कि चारों ओर से डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। तो ये मेम्ब्रेनस जो सेल ऑर्गेनेल है ये हो गया दो प्रकार का। एक होता है सिंगल मेम्ब्रेनस, एकहरी झिल्ली वाला, और एक होता है डबल मेम्ब्रेनस, दोहरी झिल्ली वाला। तो लिखते हैं, एक हम बांट सकते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस और एक बोलेंगे डबल मेम्ब्रेनस। ठीक है, एकहरी झिल्ली वाला और दोहरी झिल्ली वाला। तो अब कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें कि एकहरी झिल्ली प्रेजेंट रहता है और कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें कि दोहरी झिल्ली प्रेजेंट रहता है? तो याद रखना है, दोहरी झिल्ली जिसमें पाया जाता है वह कौन सा है? तो वो दो सेल ऑर्गेनेल है। एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों में डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। और सिंगल मेम्ब्रेन किस में रहता है? तो इसका एग्जांपल है, एक तो हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चारों ओर से केवल सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ। उसके बाद हो गया लाइसोसोम, फिर हो गया गोल्जी बॉडी, फिर हो गया मैक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये सभी जो सेल ऑर्गेनेल्स है इनमें केवल सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये अभी समझ में आया। अभी इसका स्क्रीनशॉट लेना है और हम अगले पेज के साथ फिर वापस आते हैं। तो अब हम लोग प्रोटोप्लास्ट को समझते हैं कि प्रोटोप्लास्ट होता क्या है। हम एक प्लांट सेल लेते हैं, प्लांट सेल में सबसे बाहर क्या होगा? सेल वाल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर सेल का बहुत सारा कंपोनेंट होगा। तो हम क्या करते हैं, एक प्लांट सेल लेते हैं और प्लांट सेल के सबसे बाहर के कवर यानी कि सेल वाल को हटा देते हैं। हम प्लांट सेल लिए और प्लांट सेल के सबसे बाहर के कवर सेल वाल को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो अब सेल में बाकी जो भी बच गया वही कहलाता है प्रोटोप्लास्ट। और केवल हम प्लांट सेल को नहीं ले सकते हैं, या तो हम प्लांट सेल लें या फिर एक बैक्टीरियल सेल लें या फिर एक फंगल सेल लें, यानी जिस भी सेल में सेल वाल हो सकता है वो सेल हम लेते हैं और उसके सेल वाल को हटा देंगे। तो बाकी जो बच जाएगा सेल में वही कहलाएगा प्रोटोप्लास्ट। तो हम बोलेंगे कि प्लांट सेल या फिर बैक्टीरियल सेल या फिर फंगल सेल से सेल वाल हटाने के पश्चात शेष
बचे भाग को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। है समझ में? यानी जिस भी सेल में सेल वॉल हो सकता है, प्लांट सेल में हो सकता है, बैक्टीरियल सेल में हो सकता है, यानी बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। इसके बाद फंजाई का जो सेल है, फंगल सेल, उसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। तो जिस भी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, बस सेल वॉल को रिमूव कर देना है, तो बाकी जो हिस्सा बच जाएगा वही कहलाएगा प्रोटोप्लास्ट। अब हम इसी के आधार पर एक डायग्राम देखते हैं। हम क्या करते हैं, एक प्लांट सेल लिए, प्लांट सेल, और प्लांट सेल से हम रिमूव कर देते हैं सेल वॉल को, यानी यहाँ से हम रिमूव्ड, यानी कि हटाया, हम हटा दिए क्या चीज़ को, तो सेल वॉल को। तो एक प्लांट सेल लिए और प्लांट सेल से हम सेल वॉल को रिमूव किया, हटा दिए। तो अब बाकी जो बचा वो क्या कहलाएगा, वही तो कहलाएगा प्रोटोप्लास्ट। प्लांट सेल लिए और प्लांट सेल से क्या चीज़ रिमूव किए, क्या चीज़ हटाए, तो हम हटा दिए हैं सेल वॉल को, तो जो बच गया वो कहला गया प्रोटोप्लास्ट। अब हम प्रोटोप्लास्ट से फिर से रिमूव करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। हम क्या हटा दिए, सेल मेम्ब्रेन को। समझना है ध्यान से, हम प्लांट सेल लिए, प्लांट सेल से सेल वॉल को हटा दिए, जो बचा वो कहला गया प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट से हम सेल मेम्ब्रेन को हटा दिए, तो अब अंदर का, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो कुछ भी बचा ना, वो कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म। ये कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म। यानी कि पहले हम प्लांट सेल लिए और उसके सेल वॉल को हटाए, तो जो बच गया वो कहला गया प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट से सेल मेम्ब्रेन को हटा दिए, तो जो बचा वो कहला गया प्रोटोप्लाज्म। अब इस प्रोटोप्लाज्म से फिर हम हटाते हैं, रिमूव किए न्यूक्लियस को। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म से हम हटा दिए न्यूक्लियस को, तो अब जो बचा वो कहला गया साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म से हम हटा दिए, फिर यहाँ से रिमूव करेंगे, रिमूव्ड सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स, हिंदी में इसको कोशिकांग बोलते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स को हम लोग कोशिकांग कहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सब हो गया। तो हम अब साइटोप्लाज्म से सेल ऑर्गेनेल्स को हटा दिए, तो अब जो बचा वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अब तो लिक्विड बचेगा ना, वह लिक्विड कहलाएगा साइटोसोल या फिर हाइलोप्लाज्म। तो हमारा टॉपिक था अभी प्रोटोप्लास्ट। तो बस प्लांट सेल लेते हैं और प्लांट सेल से सेल वॉल को हटा देते हैं, अंदर में जो कुछ बचेगा वो कहलाएगा प्रोटोप्लास्ट। हम प्लांट सेल के अलावे कोई बैक्टीरिया का सेल ले सकते हैं, किसी फंजाई का सेल ले सकते हैं, वह कोई भी सेल जिसमें कि सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, हम वहाँ से सेल वॉल को हटाएंगे, अंदर में जो कुछ भी बच जाएगा वो कहलाएगा प्रोटोप्लास्ट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, अगले पेज के साथ आ रहे हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य होता क्या है। ठीक है, तो ये है एक सेल, ये है एक सेल। ठीक, ये एक सेल है, सबसे बाहर में यहाँ है सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ अंदर में यहाँ पर है न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस। ये एक सेल है, सेल में सबसे बाहर बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन और सबसे बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस। तो किसी भी सेल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर में एक गाढ़ा पारदर्शी द्रव दिखाई पड़ता है और वो द्रव जीवित होता है, वह द्रव जीवित होता है। सेल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक गाढ़ा पारदर्शी द्रवित पदार्थ पाया जाता है जो कि जीवित होता है, हम उसी को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। यानी कि सेल के अंदर में, सेल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर में जो एक गाढ़ा पारदर्शी जीवित द्रव मौजूद रहता है ना, उसी को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेल के
सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले गाढ़े पारदर्शी जीवित द्रव को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सेल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले गाढ़े पारदर्शी जीवित द्रव को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं और है प्रोटोप्लाज्म को जीवन का मूलभूत आधार कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म को हम जीवन का मूलभूत आधार कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवन की शुरुआत प्रोटोप्लाज्म से ही हुई है। अच्छा, अगर हमें क्वेश्चन पूछें कि सेल जीवित क्यों होता है तो आंसर क्या होगा? क्योंकि सेल के अंदर में एक जीवित कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म ही है सेल का जीवित हिस्सा, यानी कि सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है ना वो जीवित होता है, उसमें जीवन होता है। जीवन होने का मतलब है कि उसे एनर्जी की आवश्यकता होगी, वह अपनी मात्रा को बढ़ा सकता है, वो अपना फॉर्मेशन कर सकता है, उसमें कई तरह का जीवन से संबंधित प्रक्रियाएं संपन्न होते रहती है। ठीक, और इस पृथ्वी पर जब किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, काफ़ी पहले प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो उस समय पृथ्वी के वातावरण में सबसे पहली बार प्रोटोप्लाज्म ही बना था। पहले प्रोटोप्लाज्म बना और प्रोटोप्लाज्म ही पहला जीवित कंपोनेंट इस पृथ्वी पर का था। फिर उस प्रोटोप्लाज्म के चारों ओर ही मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ और एक सेल बना था, वह कोई सूक्ष्मजीव बना था और फिर उसमें लगातार विभाजन होते होते धीरे धीरे बहुत सारा जीव आज दुनिया में विकसित हो चुका है, पूरा दुनिया में जीव भर चुका है। तो जीवन की जो शुरुआत हुई थी ना वो प्रोटोप्लाज्म से ही हुई थी। प्रोटोप्लाज्म अगर नहीं रहेगा तो सेल जीवित नहीं रहेगा। तो जीवन का जो मुख्य आधार है वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म। हम तो कहते हैं कि कोशिका से यानी कि सेल से सभी जीवों का बॉडी बना हुआ है, लेकिन वो जो सेल है वो खुद जीवित क्यों है? क्योंकि उसके अंदर में प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म नहीं रहता तो सेल भी जीवित नहीं रहता, और सेल अगर नहीं रहता तो फिर कोई भी जीव दुनिया में नहीं रहता। तो जीवन का मुख्य आधार प्रोटोप्लाज्म है, इसलिए कहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म को जीवन का मूलभूत आधार कहा जाता है। अब बात है कि प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले किसने देखा, सबसे पहले किसने खोजा? तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटोप्लाज्म को सर्वप्रथम कॉर्टी ने देखा था। कॉर्टी नाम के साइंटिस्ट ने सेल के अंदर कुछ लिक्विड देखा था। तो प्रोटोप्लाज्म को देखने वाले सबसे फर्स्ट वैज्ञानिक थे कॉर्टी, लेकिन उन्होंने उसका नाम नहीं रखा। तो प्रोटोप्लाज्म नाम पुरकिंजे ने दिया था। ये सब याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया, तो याद रखना है कि पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने उस लिक्विड का यानी सेल के अंदर का जो लिक्विड है उसका नाम प्रोटोप्लाज्म दिया। ठीक, अब प्रोटोप्लाज्म में रहता क्या क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म में 75 से 85% वाटर, यानी कि अधिकांश मात्रा में प्रोटोप्लाज्म में पानी ही पाया जाता है। ठीक है, 75 से 85% वाटर, 10 से 20% प्रोटीन और थोड़ी मात्रा में लिपिड, फिर है कार्बोहाइड्रेट, फिर है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि अकार्बनिक यौगिक, ये सभी पाए जाते हैं। ठीक, अब प्रोटोप्लाज्म में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो वह है ऑक्सीजन। प्रोटोप्लाज्म में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन। जैसे हम बोले ना कि प्रोटोप्लाज्म में 75 से 85% क्या है? वाटर है। प्रोटोप्लाज्म में 75 से 85% क्या है? वाटर। अब वाटर यानी कि H2O, वाटर यानी कि H2O, 75 से 85% क्या है? वाटर, H2O। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब बोलोगे कि ऑक्सीजन से तो ज़्यादा यहाँ पर हाइड्रोजन है, H2O, मतलब ऑक्सीजन से ज़्यादा क्या है? हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन का 1 एटम है तो हाइड्रोजन का 2 एटम है। अगर ऑक्सीजन का 1000 एटम होगा तो हाइड्रोजन का 2000 एटम हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन से हमेशा 2 गुना हाइड्रोजन होगा। तो अभी लगता होगा कि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होना चाहिए,
H2O ठीक है, पानी, प्रोटोप्लाज्म में पानी सबसे ज़्यादा है। तो पानी तो दो चीज़ से मिलकर के बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब H2O अगर लिखते हैं तो यहाँ हमको पता चलता है कि H2O में O से ज़्यादा H है, यानी कि ऑक्सीजन से ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो प्रोटोप्लाज्म में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन कैसे है? भार के विचार से, यानी कि जो वेट होता है ना, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है कि नहीं है? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और एक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना हो गया? 16 हो गया। तो अब ये 16 तो 2 से बड़ा है ना, वेट जो है वो हाइड्रोजन से काफ़ी ज़्यादा होता है ऑक्सीजन का। तो हम भार के हिसाब से बोल रहे हैं। अगर वजन के हिसाब से हम बात करें कि प्रोटोप्लाज्म में सबसे अधिक मात्रा का मतलब वजन, भार, प्रोटोप्लाज्म में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन का भार कम होता है, हाइड्रोजन हल्का होता है। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? वो है ऑक्सीजन। ठीक, अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसके 2 भाग होते हैं। प्रोटोप्लाज्म के 2 भाग होते हैं, एक है साइटोप्लाज्म और एक है न्यूक्लियोप्लाज्म। जरा सा फिगर पर ध्यान देना है। ये है एक सेल और इस सेल में सबसे बाहर हमें दिखाई पड़ रहा है सेल मेम्ब्रेन और अंदर में दिखाई पड़ रहा है न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिक्विड कंपोनेंट है वो सब कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का होता है 2 भाग, एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसको बोलेंगे और न्यूक्लियोप्लाज्म किसको बोलेंगे? तो प्रोटोप्लाज्म का वह भाग जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट रहता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच, यानी ये हो गया सेल मेम्ब्रेन और ये हो गया न्यूक्लियस। तो इस बीच में ये सब जो हिस्सा है ना, ये सब जो भाग है ना, यानी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो हिस्सा प्रेजेंट है उसी को हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म का वह भाग जो कि न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट है, ये जो न्यूक्लियस है ना इसके अंदर में जो प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस दोनों को अगर हम मिला देते हैं ये मिल करके कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। हम बोले कि सेल है, सेल के चारों ओर सेल मेम्ब्रेन है, अंदर में न्यूक्लियस है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिक्विड हिस्सा होगा वो कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म के 2 भाग होते हैं, कौन कौन? तो प्रोटोप्लाज्म का वह भाग जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच, इस बीच में जो भी प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म का वह भाग जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर का जो लिक्विड कंपोनेंट होगा ना उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को हम मिला करके बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म, ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों को मिला के बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। यानी कि प्रोटोप्लाज्म का 2 हिस्सा, एक हो गया साइटोप्लाज्म, एक हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म का भी 2 भाग होता है। साइटोप्लाज्म का भी 2 भाग होता है। हम जानते हैं कि साइटोप्लाज्म में एक प्योर लिक्विड हिस्सा होता है, इस साइटोप्लाज्म में एक प्योर लिक्विड हिस्सा होगा और उसमें बहुत सारा खास स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जैसे कि यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये राइबोसोम हो गया, ये लाइसोसोम हो गया, ये सब होता है ना। तो ये जो खास स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। ये जो खास स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है इसको बोलेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। और इसका जो प्योर लिक्विड कंपोनेंट होता है उसको बोलेंगे साइटोसोल। हम बोले ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इस साइटोप्लाज्म का भी 2 भाग। साइटोप्लाज्म में जो प्योर लिक्विड है, जो प्योर लिक्विड हिस्सा है उसको बोलेंगे साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म।
और उस लिक्विड में जो खास खास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सभी खास खास स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल और साइटोसोल को मिला करके हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला करके बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ क्या है। तो हम बोले कि प्रोटोप्लाज्म के दो भाग होते हैं, एक हो गया साइटोप्लाज्म, एक हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म को हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रोटोप्लाज्म का वह भाग जो सेल मेम्ब्रेन तथा न्यूक्लियस के बीच प्रेजेंट रहता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि प्रोटोप्लाज्म का वह भाग जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अभी इसके दो भाग होते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म का भी दो भाग होता है। कौन कौन? एक हो गया साइटोसोल या हेलोप्लाज्म, और एक हो गया सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिका। तो साइटोसोल क्या है? साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले द्रव को साइटोसोल या हेलोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म में जो द्रवित पदार्थ है, जो द्रव भाग है, उसको बोलेंगे साइटोसोल या हेलोप्लाज्म। और सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले खास स्ट्रक्चर कौन कौन? तो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम ईटीसी को सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। ठीक, उसके बाद है दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। ये क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म का वह भाग जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। अब न्यूक्लियोप्लाज्म का डिटेल्स जब हम लोग न्यूक्लियस का डिटेल्स पढ़ेंगे ना, जब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताएंगे कि न्यूक्लियस में और क्या क्या चीज़ प्रेजेंट रहती है। यानी कि ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म हम बोले, न्यूक्लियोप्लाज्म में और क्या क्या चीज़ प्रेजेंट रहता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग ये प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य को समझे, इसका स्क्रीनशॉट लेना है पहले। तो आज के क्लास में हम लोग प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म को समझे। इसके अलावे पार्ट्स ऑफ सेल के कितने भाग होते हैं, कौन कौन, जैसे कि कवर ऑफ सेल होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, फिर साइटोप्लाज्म का भी दो भाग, एक हो गया साइटोसोल, एक हो गया सेल ऑर्गेनेल। ये सेल ऑर्गेनेल भी दो तरह का होता है, एक होता है मेम्ब्रेनलेस और एक होता है मेम्ब्रेनस। अभी मेम्ब्रेनस है तो वो भी दो तरह का होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेनस। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का क्लास समझ में आया होगा। तो कल हम लोग क्लास 12 के वीडियो के साथ मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।